हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस प्यारे से परिवार ब्रेन डेस्क ईडीयू पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग अपने यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर एग्ज़ाम और अदर फार्मासिस्ट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए पॉलिटी के लेक्चर को लगातार डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ पॉलिटी का, जिसमें हम लोग आज पॉलिटी की जो पार्ट 1 हमारा कंप्लीट हो चुका था, पार्ट 2 के बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको लगातार पॉलिटी के लेक्चर मिल रहे हैं। ठीक, तो आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए। जो आपका नॉन फार्मा का सेक्शन है उसमें पॉलिटी के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी अच्छे पूछे जाते हैं। तो आप अगर उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे तरीके से करना चाहते हैं तो आप क्लासेस को रेगुलर लीजिए। ठीक है, और इसमें जो भी पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से बाय हार्ट कर लीजिए, उसको लर्न करिए। ठीक है, आपका जो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे वो इन्हीं क्लासेस से मिलेंगे। ठीक है, तो बस चलते हैं अपनी क्लास में। तो जैसा कि मैंने कल का जो लेक्चर प्रोवाइड किया था उसमें मैंने बताया था कि जो हमारा पार्ट 1 है, पार्ट 1 को डिस्कस किया था। पार्ट 1 में आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 आते हैं। ठीक है, पार्ट 1 हमारा डिस्कस हो चुका था। तो ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों से कि आपने पार्ट 1 जो हमारा पॉलिटी का फर्स्ट लेक्चर है उसको आप लोगों ने बहुत ही अच्छी तरीके से लिया होगा और उसको आज रिवीजन करके भी आए होंगे। ठीक है, एक अच्छे विद्यार्थी की पहचान यही होती है कि वो जब तक अपने बैकलॉग को कंप्लीट ना कर ले उससे पहले अपनी नई क्लासेस को रिज्यूम नहीं करता है। ठीक है, तो अगर आप लोग एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में पढ़ाई करना चाहते हैं और एक अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को मेंटेन करना होगा। ठीक है, अगर आप डिसिप्लिन को मेंटेन करके चलते हैं तो चीज़ें आपकी बहुत अच्छी तरीके से कवर होती जाएंगी। ठीक है, तो मेरा बताने का बस इतना सा मकसद था कि आप अपनी क्लासेस को पहले जो आपकी क्लासेस हो चुकी हैं पहले उनको कवर कीजिए, फिर हम अपनी नई क्लासेस पे एंट्री करते हैं। ठीक है, तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम लोग पार्ट 2 डिस्कस करेंगे और जो पार्ट 1 की कुछ चीज़ें बच गई हैं उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे। ठीक, जैसे ये जो हमारा है प्रीएम्बल टू फंडामेंटल राइट। ठीक है, यानी इसमें हम लोग जो प्रीएम्बल से फंडामेंटल राइट तक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जो और भी जो मतलब आर्टिकल 36 से फिर आ जाता है 35 तक इस सीरीज़ में है, जो 36 से फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं अपनी क्लास पे। तो यहाँ तक हम लोगों ने इसमें डिस्कस कहाँ तक कर लिया था? तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था यहाँ तक। ठीक है, यानी आर्टिकल 4 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो आज हम चलते हैं इसके बाद जो आर्टिकल 4 हमारा डिस्कस हो गया था। अब ऐसा नहीं है कि आर्टिकल वाइज ही हम लगातार चलते रहेंगे। ठीक है, आर्टिकल 1 टू 4 कर लिया, फिर उसके बाद सीधे हम डायरेक्ट आर्टिकल 5 पे आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। कुछ चीज़ें जो बीच में हमारी मिल जाती हैं, जैसे अब ये सब, जैसे आर्टिकल 1 जो है वो हमारा आर्टिकल 1 टू आर्टिकल 4 जो था वो हमारा किससे डिपेंड था? भारत के जो राज्य और भारत की जो केंद्र शासित प्रदेश हैं तो उससे रिलेट कर रहा था। ठीक है, तो अब उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोग चलेंगे आर्टिकल 5 पे, यानी पार्ट 2 पे। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं जो राज्यों से डिपेंड करती हैं तो उसको हम लोग पहले समझ लेते हैं। तो इंटीग्रेशन एंड फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, राज्यों का एकीकरण और गठन। ठीक है, तो ये क्या था कि भारत में पहले रियासतें हुआ करती थी। ठीक है, रियासतें मतलब ऐसे जहाँ पे राजाओं का शासन हुआ करता था। ठीक है, अब पहले के समय क्या होता था, वो जो राजा लोग होते थे वो जो ब्रिटिशर्स थे उनकी एक तरीके से उनकी गुलामी कर लेते थे। ठीक है, उनकी बातों को मान लेते थे। ठीक है, तो जो ब्रिटिशर्स होते थे वो भी उनको कुछ नहीं कहते थे, जो राजा होते थे वो उनके अंतर्गत काम करते रहते थे, उनकी बात को मानते थे। ठीक है, तो ये एक प्रिंसली स्टेट जो होते थे, यहाँ पे राजा का शासन हुआ करता था। ठीक है, तो उन्हीं को बोला गया था प्रिंसली स्टेट। ठीक है, या रियासतें बोला गया था इनको। ठीक है, फिर जब हमारा देश आज़ाद होता है, यानी जब ब्रिटिशर्स यहाँ से चले जाते हैं, ठीक है, तो जो 565 रियासतें थी 1947 में, 565 रियासतें थी। 565 रियासतों में से 562 रियासतें जो थी, यानी 562 प्रिंसली स्टेट जो थे वो विलय पत्र के माध्यम से, यानी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी वो भारत मतलब उनसे इस पत्र पे साइन करवाए जाते थे कि वो भारत में शामिल होना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको विलय पत्र बोला जाता था।
ठीक है। तो 565 में से 562 प्रिंसली स्टेट ऐसे थे जो अपने आप से ही भारत में शामिल हो गए थे, क्योंकि जब भारत का डिवाइडेशन हुआ तो उनके पास दो ऑप्शन थे कि वो पाकिस्तान में भी जा सकते हैं, भारत में भी जा सकते हैं, ठीक है। तो वो लोग किस में आ गए थे, जिनको भारत में आना था वो भारत में आ गए, जिनको पाकिस्तान में जाना था वो पाकिस्तान में आ गए। तो मोस्टली जो थे वो भारत में ही शामिल हो गए थे, ठीक है। तो 565 में से 562 जो रियासतें थी वो विलय पत्र के माध्यम से किस में शामिल हो गई थी, भारत में। फिर कुछ रियासतें ऐसी बची, जैसे 3 रियासतें थी वो बची थी जो भारत में शामिल नहीं हो रही थी, ठीक है। कुछ 3 ऐसी रियासतें थी जो भारत में शामिल नहीं होना चाहती थी, ठीक है। फिर बाद में उनको भी शामिल किया गया, ठीक है। अब जो भारत की रियासतों को भारत में शामिल कराने में जो सबसे बड़ा योगदान रहा है वो भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है, ठीक है। तो इसके बाद जो 3 रियासतें थी उसमें थी सबसे पहली जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर जो थी, जब जम्मू एंड कश्मीर से कहा जा रहा था कि भारत में शामिल होने के लिए, तो जम्मू एंड कश्मीर भारत में शामिल होना नहीं चाहती थी। वो एक स्वतंत्र राज्य बन के रहना चाहती थी, वो एक मतलब इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी, ठीक है। और ये जम्मू एंड कश्मीर की जो रियासत थी वो पाकिस्तान के आसपास पड़ती थी, ये तो आप लोग को पता ही है, ठीक है। तो अब जब भारत का बंटवारा हुआ, ठीक है, तो पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान तो शुरुआत से ही उनका ये रहा है कि हम इस जगह को कब्जा कर लें, इस जगह को कब्जा कर लें, अपने में मिला लें। तो उनका क्या था कि जब डिवाइडेशन हुआ तो पाकिस्तान ने जम्मू एंड कश्मीर को अपने में मिलाने की कोशिश की, ठीक है। तो इस टाइम पे जब जम्मू एंड कश्मीर की रियासत को ये लगा कि अब हम सेफ नहीं हैं, ठीक है, तब वो दौड़ भाग करके सरदार वल्लभ भाई पटेल या दिल्ली आते हैं। दिल्ली आके फिर वो क्या करते हैं कि विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल होने की गुजारिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से उनको विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल कर लिया जाता है। तो ये हमारी एक रियासत शामिल हो जाती है। फिर उसके बाद जूनागढ़ एक रियासत होती है। जूनागढ़ में रेफरेंडम होता है, जनमत संग्रह, मतलब लोगों से बात पूछी जाती है कि वो किस में शामिल होना चाहते हैं। तो लोग भारत में शामिल होने की बात करते हैं, तो जूनागढ़ जो होता है इस तरीके से भारत में शामिल हो जाता है, ठीक है। फिर सबसे जो एक बोल सकते हैं सबसे ज़्यादा जिद्दी था वो था हैदराबाद, ठीक है। हैदराबाद भारत में शामिल होना ही नहीं चाहता था, ठीक है। जब हैदराबाद भारत में शामिल नहीं होना चाहता था तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने वहाँ पे एक सख्त रुख अपनाया और वहाँ पे क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन चलवाया, ठीक है। क्या किया, मिलिट्री ऑपरेशन चलवाया, जिसमें ऑपरेशन पोलो, ठीक है, मिलिट्री ऑपरेशन चलवाया, जिस ऑपरेशन का नाम क्या था, ऑपरेशन पोलो। ये 1948 सितंबर 1948 में चलाया जाता है और वहाँ को हैदराबाद को भारत में शामिल करवा लिया जाता है, ठीक है। तो ये जो 3 रियासतें थी, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 565 रियासतों में से 562 रियासत जो थी वो अपने आप ही विलय पत्र के माध्यम से भारत में शामिल हो जाती हैं, लेकिन 3 रियासत जो होती हैं वो उनको बाद में शामिल करवाया जाता है, कुछ को ज़बरदस्ती करवाया जाता है, कुछ ऐसी कंडीशन बन जाती है कि वो शामिल हो जाती हैं। जैसे जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में ऐसी कंडीशन बन गई थी कि पाकिस्तान अगर वो भारत में शामिल नहीं होता थी तो पाकिस्तान उनको अपने में कब्जा कर लेता, ठीक है। तो वो भारत में शामिल हुई। फिर रेफरेंडम कराया गया, रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह कराया जाता है। ये किस में कराया जाता है, जूनागढ़ में कराया जाता है। तो इस तरीके से उसको भारत में शामिल कर लिया जाता है। फिर हैदराबाद जो नहीं मान रहा होता है, ठीक है, तो उसको ऑपरेशन पोलो यानी दंड का यूज करके, ठीक है, बोला जाता है ना कि जब हमें कोई चीज़ करवानी होती है तो हमें साम दाम दंड भेद सबका यूज करना चाहिए। तो उसी तरीके से दंड का यूज करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल और हैदराबाद को भारत में शामिल करवा लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक हो जाता है। फिर उसके बाद 1950 में जो क्लासिफिकेशन किया जाता है, जो राज्यों को डिवाइड किया जाता है, वो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में किया जाता है, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि अब भारत के जो अलग अलग राज्य होते हैं वहाँ पे ये मांग उठती है कि भारत के राज्यों को भाषाई आधार पे, ठीक है, भाषा के आधार पे अलग अलग डिवाइड किया जाए, ठीक है। यानी जैसे आंध्र प्रदेश को यानी तेलुगु बोलने वाले जितने राज्य हैं उनको एक अलग कर दिया जाए, ठीक है।
फिर कोंकणी बोलने वाले राज्यों को अलग कर दिया जाए, मराठी बोलने वाले राज्यों को अलग कर दिया जाए, ठीक है। तो ऐसी मांग उठने लगती है, लोग विरोध कर रहे होते हैं, ठीक है, कि हमें इस आधार पे डिवाइड किया जाए, यानी भाषाई आधार पे प्रांतों को डिवाइड कर दिया जाए। इस बात पे लोग अनशन करने लगते हैं, लोग विरोध करते हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है कि सरकार इस बात पे कुछ कमिटीज़ बनाती है, ठीक है। तो कमिटीज़ ऑन लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, यानी भाषाई पुनर्गठन पर समितियां। ये जो पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में राज्यों को डिवाइड किया गया था, तो ये लोगों को पसंद नहीं आता है। वो बोलते हैं कि भाषाई आधार पे हमको डिवाइड करो, ठीक है। तो इस पे सरकार कमेटी बनाती है। तो सबसे पहली जो कमेटी बनाई जाती है वो धार कमेटी बनाई जाती है, ठीक है। धार कमेटी जो बनाई जाती है, धार कमेटी 1948 में बनाई जाती है, जिसके अध्यक्ष होते हैं एस.के. धर। कौन होते हैं? एस.के. धर इसके अध्यक्ष होते हैं। और एस.के. धर जो अध्यक्ष होते हैं, जब ये कमेटी बनाई जाती है, फिर जब ये कमेटी अपना अध्ययन करती है, फिर जो रिजल्ट देती है, तो रिजल्ट में ये बताती है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों को नहीं डिवाइड कर सकते हैं, भाषा के आधार पे हम राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। ये बात कौन बोलता है? एस.के. धर कमेटी जो होती है। एस.के. धर कमेटी जो अपना रिजल्ट देती है वो ये बोलती है कि हम भाषा के आधार पे राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। राज्यों का गठन अगर किया जाना चाहिए तो प्रशासनिक सुविधा के आधार पे किया जाना चाहिए, ठीक है। हम प्रशासनिक सुविधा के आधार पर राज्यों का गठन कर सकते हैं, लेकिन हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं। तो भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करने से एस.के. धर कमेटी मना कर देती है, ठीक है। तो धर कमेटी भी मना कर देती है। फिर उसके बाद एक नई कमेटी बनाई जाती है। लोगों का विरोध लगातार फिर भी जारी रहता है। तो फिर सरकार क्या करती है कि एक नई कमेटी बनाती है, जेवीपी समिति। कौन सी समिति? जेवीपी कमेटी बनाई जाती है। जेवीपी कमेटी स्टैंड फॉर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। तो जेवीपी कमेटी जो बनाई जाती है वो 1948 में बनाई जाती है, यानी इसके 1948 में जो हमारी एस.के. धर कमेटी बनाई जाती है, तो एस.के. धर कमेटी के बाद जो एक कमेटी बनाई जाती है वो जेवीपी कमेटी होती है। तो जेवीपी कमेटी जो होती है वो भी उसमें मेंबर कौन कौन से होते हैं? जवाहरलाल नेहरू होते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल होते हैं और पट्टाभी सीतारमैया, ठीक है। ये 3 मेंबर होते हैं। अब ये 3 मेंबर भी अपना जो रिव्यू देते हैं, ठीक है, जो अपना रिजल्ट देते हैं, इस कमेटी का जो रिजल्ट आता है वो यही आता है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। यानी भाषा के आधार पे हम लैंग्वेज के बेस पे, लिंग्विस्टिक बेसिस पे राज्यों को नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो जेवीपी समिति जो होती है वो भी हमारी इसी बात पे होती है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर भी लोगों का विरोध जारी रहता है, ठीक है। फिर इसी बीच क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में एक बहुत बड़ा विद्रोह हो रहा होता है जो भाषा के आधार पे होता है। तो उसमें एक व्यक्ति होते हैं पोट्टी श्रीरामुलु, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु जो होते हैं वो इस बात पे प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं कि आंध्र प्रदेश को तेलुगु भाषा के आधार पे डिवाइड किया जाए या उसका पुनर्गठन किया जाए, ठीक है। तेलुगु भाषा के आधार पे आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन किया जाए। इस बात पे पोट्टी श्रीरामुलु नाम के व्यक्ति जो होते हैं अनशन पे बैठ जाते हैं और 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। 56 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी जब मृत्यु हो जाती है 1953 में पोट्टी श्रीरामुलु की, तो फिर क्या होता है कि लोगों में एक विद्रोह बहुत ज़्यादा हो जाता है। अब पूरे देश में बहुत मांग उठने लगती है कि अब हमें भाषा के आधार पे पुनर्गठन करना ही चाहिए, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई एक व्यक्ति अगर उस विद्रोह में उसकी डेथ हो जाती है तो विद्रोह वो सक्सेस हो जाता है, ठीक है। वो विद्रोह और तेज होने लगता है, ठीक है। तो सरकार फिर उस बात को सुनती है, ठीक है, कि अब लोग विद्रोह और ज़्यादा करने लगते हैं और ज़्यादा मांग करने लगते हैं कि हमें भाषा के आधार पर इसका हमारा पुनर्गठन किया जाना चाहिए, हमारे राज्य को भाषा के आधार पर बांटा जाना चाहिए। तो ये चीज़ें होती रहती हैं, ठीक है। तो फिर पोट्टी श्रीरामुलु की जब मृत्यु हो जाती है तो फिर उसके बाद एक नई कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम होता है फजल अली कमीशन, ठीक है। फजल अली कमीशन जो होता है वो पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद 1953 में बनाया जाता है, ठीक है। पोट्टी श्रीरामुलु की मृत्यु के बाद में बनाया जाता है। तो अब ये कमीशन जो होता है, जिसमें अब फजल अली कमीशन जो होता है उसमें भी 3 लोग होते हैं, ठीक है। कौन कौन होता है? फजल अली होते हैं, के.एम. पडिक्कर होते हैं और हृदयनाथ कुंजरू होते हैं, ठीक है। ये 3 पर्सन होते हैं, फजल अली, जस्टिस फजल अली,
KM पडिक्कर एंड हृदयनाथ कुंजरू, ये 3 पर्सन होते हैं फजल अली कमीशन में। अब ये जो फजल अली कमीशन होता है ये भाषा, अब क्योंकि सरकार जो होती बिल्कुल सत्ते में आ चुकी होती है, क्योंकि एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद सरकार जो है बिल्कुल टाइट हो चुकी होती है, लोगों का विद्रोह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका होता है, लोग मांग बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं। तो अब जो फजल अली कमीशन आता है तो फजल अली कमीशन इस बात पे अपनी राय देता है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं। ठीक है, यानी 2 कमेटी जो होती हैं वो मानती है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस व्यक्ति का नाम याद रखना है आपको, पोट्टी श्रीरामुलु। ठीक है, और ये व्यक्ति आंध्र प्रदेश के थे। ठीक, इसके बाद एक नया कमीशन बनता है फजल अली कमीशन। तो फजल अली कमीशन इस बात पे तैयार हो जाता है कि हम भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर सकते हैं, लेकिन वो भी एक भाषा एक राज्य पर मानने को तैयार नहीं होता है। यानी वो ये कमीशन जो फजल अली कमीशन होता है वो इस बात पर रिपोर्ट देता है कि अगर हम एक भाषा एक राज्य के बेस पे पुनर्गठन करेंगे तो कुछ राज्य ऐसे होंगे जो बहुत बड़े हो जाएंगे, कुछ राज्य ऐसे होंगे जो बहुत छोटे हो जाएंगे। तो एक भाषा एक राज्य पे तो हम राज्यों का पुनर्गठन नहीं कर सकते। ये बात किसने बोली थी? फजल अली कमीशन में। लेकिन हाँ, हम भाषाई आधार पे कर सकते हैं। एक भाषा को बोलने वाले जैसे कई सारे राज्य हैं तो हम उनको मिला देते हैं। ठीक है, तो ये बात फजल अली कमीशन ने बोली थी। फिर क्या होता है कि अब सबसे पहला जो भाषाई आधार पे राज्य बनाया जाता है वो आंध्र प्रदेश बनाया जाता है। ठीक है, फिर लोग और मांग करने लगते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भाषाई आधार पे राज्यों का पुनर्गठन किया जाता है। ठीक, फिर सबसे पहला जो भाषाई आधार पे पुनर्गठन होने वाला राज्य था वो कौन था? आंध्र प्रदेश था। ठीक है, क्लियर इतनी बात। फिर हम लोग आते हैं ये क्लियर विजिबल नहीं होगा, अरे यार, हाँ। फिर अब कुछ चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उसको मैं बता देता हूँ। ये कोई टॉपिक नहीं है, बस कुछ चीज़ें हैं जो राज्यों से डिपेंड कर रही हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से, इसलिए इसको यहाँ पे लिया गया है। ठीक है, जैसे गुजरात और महाराष्ट्र 1 मई को राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश 1 नवंबर को। ठीक है, यानी 1 मई को जो होता है वो गुजरात और महाराष्ट्र का राज्य स्थापना दिवस होता है, और कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश का 1 नवंबर को होता है। ठीक है, ये एडिशनल चीज़ें हैं, कुछ आपको याद कर लेनी है बस। फिर उसके बाद हाँ, क्या होता है, हमारा 12वां संवैधानिक संशोधन होता है, यानी 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है। अब ये 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो होता है हमारा 1962 में। तो ये 1962 में जो ये 12th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है, तो ये क्यों होता है? तो इसका होने का रीज़न ये होता है कि जो भारत का एक राज्य है हमारा गोवा, ठीक है, तो गोवा पे उस टाइम पे यानी 1962 के टाइम पे गोवा पे विदेशी लोगों का शासन था जो थे पुर्तगाली। ठीक है, तो पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों को वहाँ से हटाने के लिए पुर्तगालियों को वहाँ से हटाया जाता है और ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन विजय जो चलाया जाता है 1961 में, वो गोवा और दमन और दीव को पुर्तगालियों से मुक्त कराने के लिए किया जाता है। ठीक है, 1961 में। ठीक है, पुर्तगाली वहाँ पे शासन करके बैठे होते हैं, तो उनको वहाँ से भगाने के लिए 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया जाता है। ठीक है, ऑपरेशन विजय चलाने के बाद जब वहाँ से पुर्तगालियों को हटा दिया जाता है तो गोवा को भारत में मिला लिया जाता है। ठीक है, अब अगर गोवा को भारत में मिला लिया गया है तो एक हमें संवैधानिक संशोधन भी तो करना पड़ेगा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी तो करना पड़ेगा, तभी तो हम उसको अपने राज्य में अपने संविधान में दिखा पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हमारा 12वां संवैधानिक संशोधन होता है जो 1962 में होता है। ठीक है, जिसमें गोवा को एक यूटी का दर्जा दिया जाता है और दमन और दीव इसको भी यूटी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, तो ये है हमारा ऑपरेशन विजय चलाया जाता है 1961 में। किस लिए चलाया जाता है? गोवा को पुर्तगालियों से आज़ाद कराने के लिए।
पुर्तगाली यानी पोर्टुगीज़ वो व्यक्ति थे जो सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में जाने वाले व्यक्ति। जब मैं आपको हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो मैं जब आपको पढ़ाऊंगा यूरोपीय शक्तियों का आगमन जो होता है भारत में, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि सबसे पहले आने वाले जो यूरोपी थे वो थे पुर्तगाली, ठीक है, और सबसे बाद में जाने वाले भी कौन थे? पुर्तगाली थे, ठीक है। तो फिर उसके बाद फिर 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो दादरा और नगर हवेली को एक यूटी का दर्जा दिया जाता है। 10वां जो संवैधानिक संशोधन होता है ये 1961 में होता है। इसमें भी दादरा और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। और जो आज का समय है उसमें दादरा शायद 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को एक ही कर दिया गया है, ठीक है। 2020 में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव इन दोनों को एक कर दिया गया है, ठीक है। ये 10th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1961 में, जिसमें दादर और नगर हवेली को यूटी का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है ये भी आपको याद रखने हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आपसे एग्ज़ाम में संवैधानिक संशोधन जो होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो होते हैं, ये बहुत पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, ठीक। फिर 22 यानी 22वां संवैधानिक संशोधन जो होता है 1969 में होता है। इसमें मेघालय जो होता है, ठीक है, मेघालय जो होता है उसको असम के अंदर एक नया राज्य बनाया जाता है जिसका नाम होता है मेघालय, ठीक है। ये 22वां संवैधानिक संशोधन होता है 1969 में, जिसमें मेघालय को असम के अंदर क्रिएट किया जाता है, ठीक है। फिर मिजोरम एंड अरुणाचल क्रिएटेड एज अ यूटी वंस पार्ट ऑफ नेफा। तो जो आपका मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश होता है इनको एक यूटी का दर्जा दिया जाता है पहले। जो यूटी का दर्जा दिया जाने से पहले वो नेफा के सदस्य होते हैं। अब ये नेफा का मतलब क्या होता है? नेफा होता है नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एजेंसी, ठीक है। तो ये पहले नेफा के सदस्य होते हैं, इनको बाद में यूटी का दर्जा दिया जाता है, ठीक। फिर छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, झारखंड गेंड स्टेटहुड इन 2000, ठीक है। अब ये क्या है? 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड, ठीक है, ये वो राज्य हैं जिनको किसी न किसी राज्य से अलग किया गया और इनको एक अलग राज्य का दर्जा दिया गया है। जैसे हम बात करते हैं, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं उत्तराखंड की, ठीक है। तो उत्तराखंड जो है, उत्तराखंड को उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा जाता है और एक नया राज्य बना दिया जाता है, ठीक है। आप अभी जो आप देखते हैं तो जो यूपी है वो अलग है और उत्तराखंड अलग है, लेकिन पहले के समय पे क्या था, 2000 से पहले क्या था, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक ही हुआ करते थे, ठीक है। फिर अब उत्तर प्रदेश जो था वो एक काफ़ी बड़ा राज्य हो जा रहा था, ठीक है। तो अगर काफ़ी बड़ा राज्य है तो उसको उसके एडमिनिस्ट्रेशन में प्रॉब्लम आने लगी थी, ठीक है। तो इसलिए क्या किया गया, उत्तर प्रदेश के 13 पहाड़ी जिलों को काटा गया और एक नया राज्य बना दिया गया उत्तराखंड, ठीक है। एक नया राज्य क्या बना दिया गया? एक नया राज्य उत्तराखंड का निर्माण कर दिया जाता है, ठीक है। और कब किया जाता है? 1 नवंबर 2000 को, यानी 1 नवंबर 2000 को उत्तराखंड एक नया राज्य बना दिया जाता है। ऐसे छत्तीसगढ़ को मध्य प्रदेश से अलग करके बनाया जाता है और झारखंड जो है, झारखंड को बिहार से अलग किया जाता है। तो 1 नवंबर 2000 को ही इन सबको एक नए राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद तेलंगाना जो है, तेलंगाना को हैदराबाद से अलग किया जाता है 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को 29th स्टेट बनाया जाता है, ठीक है। अब सिक्किम, ठीक है, अगर आप देखें तो सिक्किम जो है, सिक्किम का एक अलग केस है। सिक्किम का केस क्या है कि सिक्किम जो है वो शुरुआत से भारत का राज्य नहीं हुआ करता था, ठीक है। अगर आप आज देखते हैं तो सिक्किम हमारा भारत का एक राज्य है, बट शुरुआत में सिक्किम जो था वो भारत का राज्य नहीं था। सिक्किम पे एक डायनेस्टी राज्य करती थी जिसका नाम था चौग्याल वंश, ठीक है। सिक्किम पे चौग्याल वंश का शासन था, बट जो वहाँ के लोग थे वो उस राज्य के जो किंग थे, चौग्याल जो राजा थे, ठीक है, और रानी के शासन से बहुत खुश नहीं थे, ठीक है। जब वो लोग उनसे खुश नहीं थे, चौग्याल वंश के राजा और रानी से खुश नहीं थे, तो भारत की सरकार है वो उसने लोगों से वहाँ के लोगों से पूछा क्या आप भारत में शामिल होना चाहते हैं? तो उनको ऐसा लगा कि हाँ वो शामिल हो जाना चाहिए उनको, तो वो लोग हाँ में जवाब देते हैं कि हाँ हमें शामिल हो जाना है। तो फिर क्या होता है, लेकिन ऐसे कैसे शामिल हो जाते कि उनको विश्वास नहीं था,
उनको भरोसा नहीं होता है कि पता नहीं कैसे हों, भारत के लोग ही भी कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहले क्या होता है, सबसे पहले 35वां संविधान संशोधन होता है, यानी 35th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता है 1974 में, जिसमें जो आपका सिक्किम है उसको भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया जाता है, ठीक है। भारत का सहयोगी राज्य बनाया जाता है, यानी एसोसिएट स्टेट का दर्जा दिया जाता है, यानी सहयोगी राज्य का दर्जा दिया जाता है। फिर उसके बाद जब ये कुछ दिनों तक भारत में रहते हैं, ठीक है, जो सिक्किम है वो भारत में रहता है, भारत को जानता है, भारत के लोगों को समझता है, तो फिर उसके बाद 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो 1975 में होता है। उसमें फिर उसको यानी सिक्किम को एक पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाता है, ठीक है, और 22वां स्टेट उसको बना दिया जाता है, ठीक। तो क्लियर, ये था हमारा सिक्किम का केस, 1975 में ये किया जाता है, ठीक है। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट है हमारा पार्ट 2। अब क्या है हमारा, अब हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, अब हम आ चुके हैं अपने पार्ट 2 में। यानी पार्ट 2 का मतलब क्या हो गया, जिसमें हम बात करेंगे सिटीजनशिप की। नागरिकता की बात करेंगे पार्ट 2 में। पार्ट 1 में हमने पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से आर्टिकल 4 तक था। पार्ट 2 में जो है वो आर्टिकल 5 टू आर्टिकल 11 है, ठीक है, यानी जिसमें हम बात करेंगे नागरिकता की, यानी सिटीजनशिप की, ठीक है। तो अगर हम बात करें सिटीजनशिप की, तो सबसे पहले भारत में जो है वो सिंगल सिटीजनशिप है। कैसे सिटीजनशिप है, सिंगल सिटीजनशिप है, जो कि कहाँ से ली गई, टेकन फ्रॉम यूके, ब्रिटेन, यानी ब्रिटेन से हमारा ये कॉन्सेप्ट लिया गया है एकल नागरिकता का। भारत में एकल नागरिकता, ये अब ये कैसे समझ सकते हैं, भारत में कोई भी हो, चाहे वो पंजाब में रहता हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में रहता हो, चाहे मध्य प्रदेश में रहता हो, किसी भी स्टेट में रहता हो, वो भारतीय होता है। अगर उससे बोला जाए सिटीजनशिप उसको कहीं मेंशन करनी है तो वो इंडियन लिखता है, यानी भारतीय लिखता है, ठीक है। तो ये चीज़ होती है कि भारत में स्टेट की कोई नागरिकता नहीं है, भारत में सिर्फ केंद्र की नागरिकता होती है, भारत देश की नागरिकता है। तो सिंगल सिटीजनशिप ये होता है, ठीक है। तो सिंगल सिटीजनशिप का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया गया है, यूके, ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है। भारत में क्या होती है, सिंगल सिटीजनशिप होती है, एकल नागरिकता है, ठीक है। अब क्या करना है, सिंगल सिटीजनशिप है। अब हम बात करते हैं हमारे आर्टिकल 5 की या पार्ट 2 की। जो पार्ट 2 है हमारा, जिसमें आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक की बात की गई। तो सबसे पहले हम आते हैं आर्टिकल 5 पे। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि हमारा जो देश है वो 26 नवंबर 1947 में हमारा देश आज़ाद होता है, 1950 में हमारा संविधान लागू हो जाता है, ठीक। तो इससे पहले, ठीक है, ये जितने भी आपको 26 जनवरी 1950 से पहले जो भी नागरिकता के कॉन्सेप्ट थे, जो नागरिकता के रूल हैं, वो यहाँ पे शो किए गए हैं, ठीक है। यानी हमारे संविधान में जो आर्टिकल 5 से आर्टिकल 11 तक है वो 26 जनवरी 1950 से पहले के सिटीजनशिप रूल हैं, ठीक है। 1955 में हमारा एक सिटीजनशिप रूल आता है, तो उसके बेस पे हमारी आज की नागरिकता है। हम आज भारत के नागरिक हैं, हमारी नागरिकता कैसे डिसाइड होती है, ये 1955 में एक लॉ आता है, तो उससे डिसाइड होती है, ठीक है। ये जो भी है, जो अभी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ, वो हमारी 1950 से पहले की है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर। अब बात करते हैं आर्टिकल 5 की। तो आर्टिकल 5 में क्या है, अगर सिटीजनशिप, आर्टिकल 5 में सिटीजनशिप एट कमेंसमेंट, यानी जब हमारा देश, जब हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में, तो हमारे देश में जो लोग थे वो भारत के नागरिक कैसे माने जाते। तो उसके लिए क्या था कि अगर आपका जन्म भारत में हुआ है, ठीक है, बॉर्न इन इंडिया, आप भारत में जन्म हुआ है, तो आप भारत के नागरिक हैं, ठीक है। या आपके माता पिता का जन्म भारत में हुआ है, यानी आपके पेरेंट जो हैं वो भारत में उनका जन्म हुआ है, पेरेंट बॉर्न इन इंडिया, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। या आप संविधान जो आपका संविधान जो आपका बना है, उस डेट को
उस डेट से 5 साल पहले आप 5 साल से भारत में रह रहे हैं, यानी 1950 से 5 साल पहले से भारत में रह रहे हैं, तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। ठीक है, ये उस टाइम का रूल कहता था हमारा, आज की बात नहीं है ये। आज के लिए तो हमारा 1955, उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। 1955 में एक नया लॉ आता है, तो उसके बेस पे हमारी नागरिकता डिसाइड होती है। ठीक है, तो वो तो हम लोग अभी आगे समझेंगे। ठीक, ये हम पहले पढ़ रहे हैं जो 1950 से पहले जो रूल हुआ करते थे। ठीक है, उसमें क्या था। ठीक, फिर उसके बाद आर्टिकल 6 की बात करते हैं। तो आर्टिकल 6 जो होता है, राइट ऑफ पर्सन वो माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, जो आर्टिकल 6 जो है वो बात करता है किसकी, ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से भारत आए व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है। यानी ऐसे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान में रहते थे और अब कहाँ आ गए हैं, अब भारत में आ गए हैं। पाकिस्तान से भारत में आए हुए व्यक्तियों की नागरिकता की बात कौन करता है, पाकिस्तान से जो लोग भारत आते हैं उनकी बात करता है आर्टिकल 6। यानी अगर आप पहले पाकिस्तान में रहते थे और अब भारत में आ गए हैं तो आप भारत के नागरिक हैं। लेकिन अब एक चीज़ इसमें भी थी कि अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले आप भारत आ जाते हैं। ठीक है, 19 जुलाई 1948 के पहले अगर आप भारत आ जाते हैं तो आप भारत के नागरिक माने जाएंगे। लेकिन आप अगर उसके बाद आते हैं, अगर आप 19 जुलाई 1948 के बाद आते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन वगैरह कराना पड़ता है। जो भी आपके डॉक्यूमेंट वगैरह होते हैं उस पर बात की जाती है। फिर अगर आप 19 जुलाई 1948 के पहले आ गए तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर आप उसके बाद आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 6 हो जाता है। ठीक, फिर आर्टिकल 7 में क्या है, आर्टिकल 7 में देखें तो माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, यानी ऐसे व्यक्ति जो पहले इंडिया टू पाकिस्तान देन बैक टू इंडिया, यानी ऐसे व्यक्ति जो भारत में रहते हैं लेकिन उनको पहले वो भारत से पाकिस्तान चले जाते हैं, फिर उनको पाकिस्तान में अच्छा नहीं लगता है और पाकिस्तान से फिर वो भारत वापस आ जाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति की बात की जाती है। ठीक है, तो यानी ऐसे व्यक्ति जो पहले पाकिस्तान गए और फिर भारत वापस आ गए, तो फिर वो अब उनके लिए एक डेट डिसाइड की जाती है। वो क्या होती है, 1 मार्च 1947। ठीक है, यानी 1 मार्च 1947, यानी 1 मार्च 1947 के पहले अगर आप आ जाते हैं तो आपकी नागरिकता डिसाइड हो जाएगी, वरना फिर आपको जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह उस टाइम पे होता होगा वो दिखाना पड़ता। ठीक है, फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 8 की। तो आर्टिकल 8 जो है वो बात करता है ऐसे व्यक्ति जो भारत के बाहर रहते हैं, पर्सन्स ऑफ इंडिया ऑरिजिन रेसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी ऐसे व्यक्ति जिनका ऑरिजिन तो इंडियन है बट वो भारत के बाहर रह रहे हैं। ठीक है, मतलब किसी भी काम से रह रहे हैं। अब वो इनकम के सोर्स से जा सकते, जैसे कई ऐसे व्यक्ति जो अमेरिका में रहते हैं, ठीक है, कनाडा में रहते हैं, ब्रिटेन में रहते हैं, ठीक है, या ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की बात करता है। ठीक है, यानी आप इंडियन ओरिजिन के हैं बट आप भारत के बाहर रह रहे हैं, तो ऐसे व्यक्तियों की नागरिकता की बात कौन करता है, आर्टिकल 8 करता है हमारा। ठीक, फिर आर्टिकल 9 की बात करें तो आर्टिकल 9 जो है मतलब आर्टिकल 9 ये बताता है कि अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली, ठीक है, आपने अगर किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर ली तो आपकी जो भारतीय नागरिकता है वो अपने आप ही समाप्त हो जाएगी। मतलब आप अगर भारत के नागरिक हैं तो आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। अगर आपने किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण की तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। यानी हम एकल नागरिकता पर विश्वास करते हैं। ठीक है, आप किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं कर सकते। ठीक, तो ये होता है हमारा आर्टिकल 9 बात करता है। फिर आर्टिकल 10 जो है वो क्या बात करता है कि नागरिकता के अधिकारों का बना रहना, यानी कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट ऑफ सिटीजनशिप, यानी हमारे जो नागरिकता के अधिकार हैं वो बने रहते हैं जब तक आप किसी अन्य देश की नागरिकता नहीं ग्रहण कर लेते हैं या आप सेल्फ अपनी नागरिकता का त्याग नहीं करते हैं, तब तक आपकी नागरिकता कोई छीन नहीं सकता है। ठीक है, वो कुछ कंडीशन होती हैं कि आपकी नागरिकता कैसे जा सकती है, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे, बट आपकी नागरिकता बनी रहेगी।
ठीक है, अगर कुछ भी ऐसी कंडीशन नहीं आती है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि नागरिकता कुछ सालों के लिए वैलिड है, ठीक है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो वो बात करता है हमारा आर्टिकल 10। ठीक, फिर आर्टिकल 11 की बात करें तो आर्टिकल 11 जो है, आर्टिकल 11 ये बताता है कि संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विनियमन, यानी नागरिकता के अधिकारों की बात जो करेगा, यानी नागरिकता पे जो नियम बनाएगा वो सिर्फ संसद ही बना सकता है। यानी भारत में संसद के अंदर कोई ऐसी अन्य कोई मतलब ऐसा कोई पार्टी नहीं है या ऐसी कोई जगह नहीं है जो नागरिकता के अधिकारों पे बात कर सके। नागरिकता पे अधिकारों पे जो भी संशोधन है या जो भी नए नियम है वो सिर्फ संसद ही कर सकती है। ठीक है, तो नागरिकता के अधिकारों पे अगर कोई बात करेगा तो वो संसद करेगी, ये हमारी आर्टिकल 11 बात करता है। ठीक है, तो आर्टिकल 5 क्या करता है? आर्टिकल 5 जो 26 जनवरी 1950 के पहले जो लोग रहते हैं उनकी बात करता है कि आप किस तरीके से नागरिकता ग्रहण करेंगे। आर्टिकल 6 जो बात करता है वो ये बात करता है कि ऐसे व्यक्ति जो भारत से पाकिस्तान पाकिस्तान से भारत आए हैं उनकी नागरिकता की बात करता है। आर्टिकल 7 जो है वो पाकिस्तान से पहले जो लोग भारत चले गए हैं, भारत से पाकिस्तान चले गए, फिर पाकिस्तान से फिर भारत आए, उनकी बात करता है। आर्टिकल 8 जो बात करता है वो भारत से बाहर रहने वाले लोगों की बात करता है जो अमेरिका वगैरह में रहते हैं, पाकिस्तान की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। ठीक है, फिर आर्टिकल 9 जो है वो ये बताता है कि अगर आपने विदेशी नागरिकता ग्रहण की तो आपकी नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाएगी। ठीक, फिर आर्टिकल 10 जो बात करता है कि आपकी नागरिकता जो है वो बनी रहेगी, उसकी निरंतरता रहेगी। आर्टिकल 11 ये बात करता है कि नागरिकता पे जो संशोधन है या जो नियम बना सकता है वो सिर्फ संसद बना सकती है। ठीक है, तो ये है हमारा पार्ट 2। ठीक, फिर हम बात करते हैं तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी जो भी इसका बच रहा है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी जो आपको क्लास 1 मिली है और भी जो मेरी क्लासेस यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं पॉलिटी की, वो भी इसी वे में है और आपके एग्ज़ाम को ही दृष्टिगत रखते हुए बनाई गई है, तो आप उन क्लासेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, बाकी अगर ऐसा मैं देख लूँगा कि जो भी क्लासेस नहीं है उसको मैं प्रोवाइड करवा दूँगा। ठीक है, आपको जो भी क्लासेस मिल रही लगातार उसको रिवाइज़ करते रहिए, बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई करिए। आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपको यहीं से मिलेंगे। ठीक है, आपका जो फार्मा और नॉन फार्मा का सेक्शन है दोनों को बहुत अच्छे तरीके से करते रहिए। मिलते हैं अपनी क्लास में नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम जो हमारा पार्ट 3 होगा, ठीक है, तो उस पर हम बात करेंगे आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 35, उस पर बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।